Friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue this chapter again, third part, acid, base and salt. What is indicators? Indicator वो सब्सटेंस होते हैं जो जिनका कलर या ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मेल चेंज होता है जब आप उसके अंदर एसिड या बेस मिलाते हो। ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनका कलर या स्मेल चेंज होता है जैसे आप एसिड या उसके अंदर बेस मिलाते हो। अब यहाँ पर बेस तो नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है एल्कलीन सॉल्यूशन। अब पता होना ये हमेशा ध्यान रखना, एल्कलीन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जब हम लोग वो बेस मतलब बेस जब ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। अगर वो पानी के अंदर मिल जाता है तो उसको हम एल्कलीन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मतलब बेस का ऑक्साइड फॉर्म जब पानी के अंदर मिल जाएगा, बेस का मतलब कोई भी तरह का बेस, उसका ऑक्साइड फॉर्म अगर पानी के अंदर मिलता है तो उसको हम एल्कलीन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख के रखा है इंडिकेटर्स में? इंडिकेटर्स क्या बोल के रखा है? इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनका कलर या ऑर्डर चेंज होता है, स्मेल चेंज होती है जैसे आप एसिड या बेस सॉल्यूशन उसके अंदर मिलाओगे। ठीक है, अब हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं होते कितनी तरीके से हैं। तो नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है? ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो प्लांट से ऑब्टेन होता है, मतलब प्लांट से ऑब्टेन होता है। जैसे लिथमस सॉल्यूशन होता है, वो पर्पल कलर की डाई होती है जो एक लीचिन प्लांट से ऑब्टेन होता है। ठीक है, और ये भी एक तरह का इंडिकेटर है जो ये बताता है, जैसे लिथमस का हम देख लेते हैं, लिथमस का कलर जैसे पर्पल होता है, बट अगर उसके ऊपर एसिड का कुछ सॉल्यूशन मिला के आप रखोगे, मतलब उसके ऊपर डालोगे, तो वो क्या हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वही आप लिथमस सॉल्यूशन जो पर्पल डाई कलर होता है, अगर उसके ऊपर आप क्या डालते हो? एल्कलाइन मीडियम डालते हो तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का। इस तरीके से अलग अलग इंडिकेटर्स दिए, उनके बारे में बता के रखा है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिख के रखा है, जैसे यहाँ पे रेड कैबेज जूसेस दे के रखा है। अगर रेड कैबेज जूसेस जिसकी लीव्स के बारे में बता के रखा है, अगर उसके ऊपर आप एसिड डालोगे तो वो रेड कलर की हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप वही एल्कलीन मतलब बेस सॉल्यूशन डालोगे तो वो ग्रीन कलर की हो जाएगी। अब टर्मरिक का एग्जांपल दिया है, टर्मरिक मतलब हल्दी हो गया। जैसे टर्मरिक के ऊपर आप एसिड डालोगे तो येलो कलर का हो जाएगा, और जैसे आप है ना क्या बोलते हैं बेस डालोगे तो इससे क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। इसका एक एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, वो बता देता हूँ कि जनरली क्या होता है कि एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मोहन था, वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गया था। रेस्टोरेंट में गया तो उसने क्या किया कि वो जो हल्दी का था, वो हल्दी उसके शर्ट पे गिर गई। उसने क्या किया? उस शर्ट पे उसने सोप को रब किया तो कलर जाने के बदले वो रेडिश कलर का हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो उसका कारण सिंपल सा है कि टर्मरिक के ऊपर आप जब बेस लगाओगे तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो ठीक है, वो जो सोप थी जो उसने उसके ऊपर रब की थी, सॉल्यूशन उसके मतलब वो जहाँ पर दाग लगा था, स्टेन लगा था, तो वो क्या था? वो एसिड था। ठीक, वो मतलब वो टर्मरिक का जो वो था, और उसके ऊपर जैसे हम लोगों ने क्या मिलाया? बेस मिलाया, तो वो कन्वर्ट हो गया रेडिश ब्राउन के अंदर। ठीक है, तो उसको इससे अच्छा पानी में रब करना चाहिए, जिससे उसका कलर धीरे धीरे वो फेड हो जाता, मतलब वो कलर हट जाता, वो जो येलो कलर का स्टेन लगा था उसके ऊपर वो रिमूव हो जाता। ना कि उसने सोप लगा के गलती कर ली। क्यों गलती कर ली? क्योंकि जैसे सोप मिलाएगा टर्मरिक जूस के अंदर या हल्दी के ऊपर, तो वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए, अलग अलग इसके अंदर इंडिकेटर्स दे के रखे हुए हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है? मैन मेड इंडिकेटर्स होता है। ये वो इंडिकेटर्स होता है जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। अभी हमने देखा था नेचुरल इंडिकेटर्स कहाँ पे प्रिपेयर होते हैं? ये सब प्लांट की मदद से प्रिपेयर होते हैं। जबकि सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं या इंडस्ट्री में प्रैक्टिस किया जाता है। इसको सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी कहते हैं। और बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मैथिलीन ऑरेंज हो गया, मिथिलीन्स हो गया, ब्लू हो गया, मैथिलीन रेड हो गया, अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। तो इसका भी वैसे जैसे यहाँ पे देखा था कलर चेंज होता है, वहाँ पे भी देखो जैसे उसके अंदर एसिडिक डालोगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। जैसे इसके अंदर क्या करोगे आप? बेसिक मिलाओगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। और जैसे उसके अंदर न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब आपने एसिड और बेस दोनों को मिलाया और फिर उसके ऊपर रखा, तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब इस हिसाब से मिथिलीन ऑरेंज की बात करें तो अगर उसके ऊपर एसिड डाला तो वो रेड कलर हो जाएगा, अगर उस पर बेस डाला तो वो येलो कलर हो जाएगा, और अगर उसके ऊपर एसिड और बेस दोनों मिला के अगर डाला तो वो ऑरेंज कलर हो जाएगा। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑल फैक्ट्री मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि ये स्मेल की बात करना चाहते हैं। मतलब ऑल फैक्ट्री मतलब जो स्मेल उसका मतलब ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज हो जाता है जब आप एसिड या बेस मिलाओगे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, इसको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे वेनिला हो गया, ऑनियन हो गया, क्लोव्स हो गया, इनको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं और पता लगाते हैं वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है इसके अंदर? पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। पीएच स्केल क्या होता है? एक मेजरिंग एक है ना मेजर, जैसे हमारा स्केल होता है वैसे होता है जो मेजर करता है। पर क्या मेजर करता है यहाँ पे? हाइड्रोजन आयन कितने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कितने हैं वो मेजर करता है इसके अंदर। ठीक है, पीएच स्केल के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है? पीएच स्केल हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक रहता है। 0 से 7, अगर 7 से आप 0 की तरफ आ रहे हो तो एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है, और इसी तरीके से अगर 7 से 14 की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे बेसिक नेचर बढ़ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे रखा है, यहाँ पर कोई भी चीज़ आएगी मतलब जिसका pH 0 से 7 से कम और 0 से 0 तक है तो वो सारे एसिडिक रहेंगे। जो 7 से ज़्यादा और 14 तक है तो वो सब क्या होंगे, बेस होगा। ठीक है, यहाँ पर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होता है और यहाँ पर H+ आयन डिक्रीज़ होता है। यहाँ पर H+ आयन क्या हो रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन इस साइड इंक्रीज़ हो रहा है और इस साइड क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है, प्योर वाटर हमेशा याद रखना है वो न्यूट्रल रहता है क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस होते नहीं हैं। फर्दर आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब pH मीटर और एक pH, अब यहाँ पे है ना pH मीटर के बारे में बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम पता लगा सकते हैं pH कितना है कोई भी सब्सटेंस का। जैसे हम अगर हम लोग प्योर ब्लड डालते हैं उसके ऊपर तो 7.2 उसका pH बताएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसा कुछ होता है जो वही बताता है कि प्योर ब्लड डालोगे 7.4। इसी तरीके से अगर तुम लोग लेमन जूस डालोगे तो 2.2 बताएगा। कोई गैस्ट्रिक जूसेस में क्या आता है, जैसे पेप्सिन हो गया, म्यूकस हो गया, HCl हो गया, ये सब स्टमक में रिलीज होते हैं ना, तो इनका जो pH रहता है वो 1.2 रहता है। जैसे हम लोग लेमन की बात करें तो 2.2, प्योर ब्लड की बात करें 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है कि जब क्या होता है ना कि हम लोग कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसके अंदर ज़्यादा एसिड रहता है तो वो हमारे स्टमक को बहुत पेन करता है। वो पेन से बचने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक टैबलेट जैसा आता है, एंटासिड बोलते हैं इसको, वो लेने से हमको रिलीफ मिल जाता है। होता क्या है कि वो होता है एसिड, हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होगा बहुत सारा एसिड। अब इसके अंदर हम मिला देंगे बेस तो इससे क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, एसिड का इफेक्ट धीरे धीरे कम होगा, रिड्यूस होगा। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये काम करता है और एसिड को कम करने की कोशिश करता है। और सबसे ज़्यादा जो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर जो आता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका 14 तक रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं pH का इंपॉर्टेंस क्या होता है डे टू डे लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे pH के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिख के रखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। प्लांट एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो pH ऑफ, मतलब अगर हम लोग बात करें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो जनरली pH कितने में रहते हैं, 7.0 से लेके 7.8। मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहा है ये लोग बेसिक इन नेचर में रहते हैं। अब क्या लिखा है, व्हेन द pH ऑफ द रेन वाटर गोज डाउन 5.6। रेन वाटर का pH कैसे कम हो सकता है, तो इतना सा कारण होता है कि रेन वाटर जब आसमान में बहुत सारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या होता है कि ये होते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड के ऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर में, है ना। इस तरीके से बहुत सारे है ना इम्प्योरिटीज़ रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर। वो जैसे ही पानी के अंदर कांटेक्ट में आते हैं तो वो एसिडिक कर देते हैं। और अगर वही रेन वाटर का pH अगर 5.6 से नीचे होता है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। जब वो एसिड रेन पानी रिवर के अंदर फ्लो करता है, ठीक है, तो उसका pH भी क्या करता है, उसको कम कर देता है। इससे एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। मतलब एक्वेटिक लाइफ को ये फ़र्क करना पड़ जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि वो लोग बोलते हैं 7.7 से लेकर 7.8 होना चाहिए, जबकि उनका pH 5.6 से हो गया। तो कम होने का कारण क्या होगा, उसको ऑब्वियसली इफेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वो एसिडिक हो चुका है इसके लिए। सेकेंड पढ़ते हैं pH इन सॉइल। एवरी टाइप ऑफ अ प्लांट रिक्वायर्स स्पेसिफिक pH रेंजेस फॉर अ हेल्दी ग्रोथ। मतलब हर एक प्लांट को एक पर्टिकुलर pH चाहिए। कुछ प्लांट को 7 चाहिए, किसी को 7.8 चाहिए, अलग अलग चाहिए pH इसके अंदर, ठीक है। अगर वो pH होगा उसको मिल रहा होगा तो उसका ग्रोथ क्या होगा, अच्छा रहेगा। नेचर ऑफ द सॉइल इज नोन बाय टेस्टिंग इट्स pH एंड देन अ पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन इन इट। होता क्या है ना, हम लोग डायरेक्ट प्लांट, फार्मर कभी भी डायरेक्ट प्लांट ग्रो करना नहीं चालू कर देता। वो पहले क्या करता है, उसका जो सैंपल होता है वो लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजता है और पता लगाता है कि उसका pH क्या है। जैसे उसको पता चल गया वो pH इस रेंज के अंदर pH है तो वो उस तरह का प्लांट उगाता है। हर कोई प्लांट नहीं उगा सकते हैं पर्टिकुलर, मतलब कोई भी pH में, ठीक है। इट लोअर द pH, मतलब अब यहाँ पे क्या लिख के रखा है, इट ऑल्सो सुटेबल फॉर सेलेक्टिंग द फर्टिलाइजर फॉर पर्टिकुलर क्रॉप्स। अब मुझे पता चल गया उसका pH मुझे क्या करना है, मतलब ज़्यादा रखना है, मतलब 7 से ऊपर रखना है, तो मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स थोड़े से कम यूज़ करूँगा। क्यों कम यूज़ करूँगा, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स अगेन पानी के कॉन्टेक्ट में आने के बाद में वो एसिडिक बन जाते हैं, वो हमारे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, उसका pH धीरे धीरे कम करेगा। इसके लिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर फर्टिलाइजर उस केस में हमको कम यूज़ करना चाहिए। फिर pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। HCl हमारे स्टमक में बहुत सारा रिलीज़ होता है जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो डाइजेशन में हेल्प करता है, ऑब्वियसली अच्छी बात है। बट जैसे ही अगर ज़्यादा अगर स्टमक में रिलीज़ हो गया ना तो वो क्या करता है, इनडाइजेशन कॉज करता है और हमारे पेन में स्टमक होने लग जाता है, ठीक है। उसी इनडाइजेशन या इरिटेशन या जो पेन होता है उसको रिलीफ लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना पड़ेगा। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, एक तरह का बेस होता है। ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हमेशा कैसे रिलीज, देखो मैंने बताया स्टमक में एसिड रिलीज़ हुआ तो उसके अंदर बेस डालेंगे तभी तो न्यूट्रल होगा। तो ये लो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड टैबलेट्स होती है, जो क्या होती है, मेडिसिन होती है, जो हमारे स्टमक में जो एसिड होता है उसका इफेक्ट क्या करता है, रिड्यूस करता है। आगे हम पढ़ते हैं pH चेंजेस लीड टू टूथ देखिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टूथ मतलब जो वाइट कलर का पोर्शन होता है हमारे दांत पे उसको बोलते हैं एनामल। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। वो हार्डेस्ट सब्सटेंस रहता है हमारे बॉडी के अंदर। अगर उसका pH धीरे धीरे कम हो जाएगा, मतलब 5.5 से भी अगर कम हो गया तो हमारे ये जो एनिमल्स है, वाइट पोर्शन है टिथ के ऊपर, वो धीरे धीरे डीके होना चालू हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम लोग के जो फूड पार्टिकल्स जब दांतों के बीच में फंस जाते हैं
तो वो क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करना चालू करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे बैक्टीरिया आएंगे, वो उसको कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे। उस एसिड की वजह से हमारा जो एनिमल होता है, जो हार्डेस्ट पोर्शन होता है, हमारा सब्सटेंस जो होता है बॉडी के अंदर, वो धीरे धीरे डीके होना चालू हो जाएगा। और इससे बचने के लिए हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। अब बस वही लॉजिक होगा, एसिड प्रोड्यूस हुआ, टूथपेस्ट क्या होता है, बेस इन नेचर होता है, और जैसे उसको मिलाओगे तो न्यूट्रल मतलब उसका एसिड का इफेक्ट कम होगा, न्यूट्रलाइजेशन होना चालू हो जाएगा, और इससे हमारे दांत क्या हो जाएंगे, सही रहेंगे। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल मतलब क्या होता है, बहुत बार क्या होता है ना, जो हनी बीज होती है ना, वो बाइट कर लेती है इंसेक्ट को, मतलब बाइट कर लेती है इंसानों को, ठीक है। उस केस में क्या होता है ना, वो खुद को बचाने के लिए एसिड प्रोड्यूस करता है, और उससे हमको क्या आता है, इचिंग होना लग जाता है, मतलब हम लोग को खुजली आना चालू हो जाता है। तो उस खुजली से बचने के लिए हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि उसके ऊपर कुछ बेस मिला दो। तो यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे बेकिंग सोडा का दिया हुआ है। जैसे आप बेकिंग सोडा उसके ऊपर रब कर लोगे जहाँ पे आपको इंसेक्ट काटा है, तो उसका इफेक्ट खत्म होना चालू हो जाएगा, क्योंकि एसिड और बेस क्या होता है, न्यूट्रलाइज होना चालू हो जाता है, और उसका इफेक्ट, एसिड का इफेक्ट क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।